नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और कोरोना गाइडलाइंस के पालन नहीं करने पर एसपी और कलेक्टर से जवाब मांग लिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा को लेकर छात्र बैठे आंदोलन पर ब्लैक डे मनाने वाले हैं और सरकार का जमकर विरोध हो सकता है, जिसके बाद तारीखों पर विचार कर सकती है सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में गई करोड़ों नौकरियां, रोजगार में आई 22% कमी, जिसके बाद आपको बता दें कि तमाम सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी की सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट की फटकार, कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए पूछा कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं कराया गया। कोर्ट ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कलेक्टर को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही जिले के एसपी को भी 15 दिन में जवाब देना होगा। कोर्ट ने कहा कि जब शादी और अंत्येष्टि समारोह में लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, तो ऐसे में शहर में इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी कहां दिखाई दी। यहां पर बीजेपी की सदस्यता अभियान 3 दिनों तक चला था। हर हाल में हो दिशा निर्देशों का पालन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन करवाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर देखें कि कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना काल के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं। हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आर के श्रीवास्तव ने उक्त निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगाए गए थे। याचिका में सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था। हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकती। यदि करती है तो कलेक्टर और एसपी के पास प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उन्हें कार्रवाई करनी होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई नीट एग्जाम 2020 परीक्षा टालने को लेकर छात्रों का ब्लैक डे कल, सरकार तारीखों पर कर सकती है विचार। जी हां दोस्तों, जेईई और नीट परीक्षा को टाले जाने को लेकर विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ छात्रों ने घर पर रहकर ही इसका विरोध करने का फैसला किया है। 27 अगस्त को छात्र सुबह 8 बजे से घर से ही परीक्षा करवाए जाने का विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान छात्र घर से ही काले झंडे दिखाएंगे, हाथों और माथे पर काले पट्टे पहनेंगे, काले मास्क पहनेंगे और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी काला करेंगे। राजनीतिक हस्तियों ने भी की परीक्षा टालने की मांग। कई राजनेता भी परीक्षा करवाने का विरोध कर चुके हैं और उन्होंने सरकार से इसे टालने की मांग की है। ममता बनर्जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सोनिया गांधी सहित बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इसमें शामिल हैं। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी आयोजित की। बता दें कि परीक्षा करवाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में छात्रों के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा करवाने का आदेश दिया। इसके बाद से लगभग यह बात तय हो गई थी कि जेईई और नीट की परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विरोध नहीं थमा और ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करनी चाहिए ताकि छात्रों को मानसिक दबाव से निकाला जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, देश में गई करोड़ों की नौकरियां, रोजगार में आई 22% कमी। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के चलते आई आर्थिक संकट के कारण लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवा दी। अन्य देशों की तरह भारत में भी कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में करीब 1.89 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर युवाओं की नौकरी पर हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि जिन लोगों की भी नौकरी गई है उनमें सबसे ज्यादा युवा शामिल हैं। सिर्फ जुलाई महीने का आंकड़ा देखें तो इसमें 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। जुलाई में 50 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी। सीएमआईई की एमडी और सीईओ महेश व्यास ने बताया कि अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच 2019-20 की तुलना में औसतन 1.11 करोड़ रोजगार में कमी आई है। और रिपोर्ट में सामने आया है कि अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग 40 साल से कम उम्र के हैं।
CMIE के अनुसार अप्रैल 2020 तक 1.77 करोड़ लोग नौकरी गंवा चुके थे। वहीं मई में करीब 1 लाख लोगों की नौकरी गई। इसके बाद जून में लॉकडाउन खुलने के बाद 40 लाख नौकरियां बढ़ी, लेकिन जुलाई में फिर 50 लाख लोगों ने नौकरी गंवा दी। कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती पर लगाई रोक। CMIE ने सभी आंकड़ों के मद्देनजर बताया कि 1560 कंपनियों के वेतन बिल में एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में जून 2020 की तिमाही में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में नौकरियों में आई गिरावट के कारणों को भी बताया गया है। युवा कम अनुभवी होता है, इसलिए उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। लॉकडाउन के कारण कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती रोक रखी है और नए लोगों को ना रखना एक बेहद चिंता का विषय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने कहा, महीनों से जो कह रहा था उसे आज RBI ने स्वीकारा। जी हां दोस्तों, देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि जिस खतरे को लेकर मैं महीनों से आगाह कर रहा था उसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मान लिया है। हालांकि सरकार अब भी नहीं चिती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ मीडिया के जरिए लोगों को भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और ना ही आर्थिक आपदा गायब होगी। सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि मैं काफी समय से अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को आगाह करता रहा हूं। अब RBI ने भी मेरी बातों की पुष्टि कर दी है। अपने इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक रिपोर्ट भी शेयर की है जिसमें RBI रिपोर्ट का जिक्र है। RBI की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत घटी है, साथ ही सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी की गई कटौती से निवेश को बढ़ावा नहीं मिला है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस वक्त में सबसे जरूरी है सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च करे, गरीबों को पैसा दिया जाए ना कि कर्ज। इसके अलावा उद्योगपतियों का टैक्स माफ करना बंद होना चाहिए। खपत के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू कराना आवश्यक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोरेटोरियम के बावजूद ब्याज वसूली पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा रुख स्पष्ट करे सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन काल में बैंकों से कर्ज भुगतान में EMI टालने की रियायत यानी मोरेटोरियम की घोषणा के बावजूद ब्याज वसूली से नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लोन मोरेटोरियम के मामले में वह अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द हलफनामा दे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। लोन मोरेटोरियम यानी कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्या सरकार के लॉकडाउन की वजह से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से कहा, आपने कहा है कि रिजर्व बैंक ने इस बारे में निर्णय लिया है। हमने इस बारे में रिजर्व बैंक का जवाब देखा है। केंद्र सरकार RBI के पीछे छुप रही है। 7 रुपए का शेयर 2 साल में 800 रुपए का, क्या पेनी स्टॉक में लगाना चाहिए पैसा? केंद्र पर सख्त टिप्पणी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते, लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा। याचिकाकर्ता के वकील राजीव दत्त ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई को बार बार टालने की मांग और कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई भी हलफनामा नहीं दाखिल किया गया है। कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद ना तो केंद्र ने ना ही RBI ने हलफनामा दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा कोई हल नहीं हो सकता जो एक तरफ से सब पर लागू हो जाए। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा, सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख अपने बताना होगा। ये स्पष्ट करना होगा कि क्या ब्याज पर ब्याज के हिसाब से वसूली की जाएगी। जस्टिस भूषण ने सॉलिसिटर जनरल तुषार से कहा कि सरकार RBI के पीछे नहीं छुप सकती, आपको हलफनामा दाखिल कर अपना स्टैंड बताना होगा। एफिडेविट में देरी क्यों कर रही सरकार? इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा एफिडेविट जमा करने में देरी पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र ने सितंबर के पहले हफ्ते तक इसे जमा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस बारे में हमें एक स्पष्ट टाइमलाइन दें कि सरकार एफिडेविट कब दे रही है। वादी की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो रही है। 1 सितंबर के बाद इस तरह के कर्ज न चुकाने पर डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। ये लोन NP में बदल जाएंगे। यह एक बड़ा मसला है। सिब्बल ने आगे भी मोरेटोरियम जारी रखने का अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा कि जब तक इन मसलों पर निर्णय नहीं हो जाता
मोरेटोरियम जारी रखना चाहिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अगली तिमाही में भी हालत इसी तरह से खराब रहने वाली है। सोना, एफडी या शेयर, जाने जनवरी से अब तक कहां मिला सबसे बढ़िया रिटर्न। मार्च में लागू हुआ था मोरेटोरियम। दरअसल कोरोना संकट की वजह से मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद थे। बहुत से लोग लोन की ईएमआई नहीं चुकाने की स्थिति में थे, जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर बैंकों से ईएमआई नहीं चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई। लेकिन अब केंद्रीय बैंक से अपील की जा रही है कि मोरेटोरियम को आगे नहीं बढ़ाया जाए। कुछ लोग इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे तुरंत खत्म करने के पक्ष में हैं। खासकर बैंक अब मोरेटोरियम को अगस्त से आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल 31 अगस्त तक लोगों को मोरेटोरियम का लाभ मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, बीजेपी को इस बार कम सीटों से करना होगा संतोष। जेडीयू एलजेपी में तकरार से एनडीए की बढ़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बदले हुए हालात में बीजेपी को इस बार सीट बंटवारे में कम सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बिहार के दोनों गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दल के महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक समझौता नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव के परिदृश्य बदलने के बाद सीट बंटवारे को लेकर किसी दल को घाटा उठाना पड़ेगा तो किसी को इसका लाभ भी मिल सकता है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी को इस बार पिछले चुनाव की तुलना में कम सीटें मिलनी तय है। पिछले चुनाव में महागठबंधन में जहां जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस साथ थे, वहीं एनडीए में बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी साथ थे। इस बार बदली हुई परिस्थिति में रालोसपा जहां महागठबंधन के साथ हो गई है, वहीं जेडीयू एनडीए के साथ है और हमने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। पिछले चुनाव में बीजेपी 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि इस बार बीजेपी को इतनी सीटें मिलनी मुश्किल है। यही कारण है कि बीजेपी में टिकट के दावेदार पटना से लेकर दिल्ली तक में अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। पार्टी नेता भी इसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी के एक नेता कहते हैं, ये सच है कि इस चुनाव में पिछले चुनाव से सीटें कम मिलेंगी। इस चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ है, इस कारण पिछले चुनाव में जिन्हें टिकट मिला हो, इस चुनाव में उन्हें टिकट मिल ही जाए, यह जरूरी नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भी कहते हैं, 2015 में जो चुनाव लड़ चुके हैं उनको इस बार टिकट मिल ही जाए, इसकी संभावना कम है, खासकर वे सीटें जहां जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण के बदलाव को देखते हुए कुछ सीटिंग विधायकों के भी पत्ते कट सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कई सीटें छोड़नी पड़ी थी। इधर सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के एनडीए में आने के बाद इन्हें भी हिस्सा देना होगा। वैसे एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की जेडीयू से नाराजगी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तबलीगी जमात मामला, मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बिहार सरकार से तबलीगी जमात के सदस्यों पर चल रहे सभी मामलों की पूरी जानकारी मांगी है, ताकि सारे मामले दिल्ली में एक साथ चल सके। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, संजीव खन्ना की एक पीठ ने बिहार सरकार के वकील से इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही मामले की सुनवाई को 30 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए पीठ से आग्रह किया कि कुछ विदेशियों के खिलाफ पटना में मुकदमा चल रहा है, लिहाजा मानवीय आधार पर इन मामलों को भी दिल्ली भेज दिया जाए। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में मामलों की सुनवाई 4-5 अलग अलग मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। 6 अगस्त को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मंडली में विदेशी नागरिकों की कथित भागीदारी के लिए उनके खिलाफ जारी किए गए लुक आउट नोटिस को वापस ले लिया है। मुकदमों की स्थिति पर मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 34 में से 10 याचिकाकर्ताओं ने समझौता करने की बजाय आपराधिक मुकदमे लड़ने का विकल्प चुना है। उन्होंने सुझाव दिया था कि दिल्ली की विभिन्न अदालतों में चल रहे ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के लिए पहले एक कोर्ट में लाया जाना चाहिए। बता दें कि प्रेस सूचना ब्यूरो ने 2 अप्रैल को भारत में मौजूद 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के केंद्र के निर्णय के बारे में बताया था। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि यह फैसला मनमाना था। अदालत से इसे असंवैधानिक करार देने के लिए आग्रह किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार रेलवे के निजीकरण के विरोध में बक्सर में राजनीतिक दलों ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, रेलवे के निजीकरण के विरोध में बिहार के बक्सर में सड़कों पर उतरे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बक्सर रेल परिसर में धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कोरोना का भय दिखाकर हमें गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को निजी हाथों में बेच रही है। रेलवे के निजीकरण की लगातार आ रही खबरों के बाद बक्सर में राजनीतिक पार्टियों ने बक्सर स्टेशन के रेलवे परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन किया। बिहार में जहां लॉकडाउन की प्रक्रिया 9 सितंबर तक बदस्तूर जारी है, ऐसे में लॉकडाउन कानून की परवाह न करते हुए सभी विपक्षी दलों ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में धरना दिया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि सरकार लॉकडाउन को लेकर मनगढ़ंत बातें फैला रही है, जबकि दूसरी तरफ अपने मंसूबे पूरे कर रही है। इसी कड़ी में निजीकरण का मामला है, इस बात को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में एक तरफ जहां बिहार सरकार की लॉकडाउन की प्रक्रिया अनवरत जारी है, वहीं ऐसे में इन पार्टियों का इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदियों का उल्लंघन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का वार, महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट काल के बीच जिस वक्त लोगों के सामने रोजगार की दिक्कतें हैं, ऐसे समय में पेट्रोल के दाम लगातार छठे दिन बढ़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल की ओर से लगातार दाम बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। आपको बता दें कि मंगलवार को भी पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा होकर 81.73 रुपए पर पहुंच गया है। अगर पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड को देखें तो हर रोज पेट्रोल के दाम में कुछ न कुछ बढ़ोतरी की गई है। वहीं पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल करीब 1.30 रुपए महंगा हो गया। हालांकि लंबे वक्त से डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 81.73 रुपए, 83.24 रुपए, 88.39 रुपए और 84.73 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जबकि इन्हीं शहरों में डीजल की कीमत क्रमशः 73.56 रुपए, 77.6 रुपए, 80.11 रुपए और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार कोरोना संकट और रोजगार के मसले पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बीते दिनों रोजगार से मसले पर ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया गया। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि एक नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। गौरतलब है कि राहुल गांधी की ओर पहले कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी दी गई थी। बीते दिनों उन्होंने रोजगार के मसले पर सरकार को चेताया था। राहुल ने आरोप लगाया कि उनकी बात पर गौर न करके सरकार गलती कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की तैयारी में सरकार। 2019-20 में नहीं हुई छपाई, सर्कुलेशन भी घटा। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई नहीं हुई है और बीते सालों में इन नोटों के सर्कुलेशन में तेजी से कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मार्च 2019 में 2000 रुपए के 33,632 लाख नोट प्रचलन में थे, जबकि मार्च 2019 में यह आंकड़ा घटकर 32,910 रह गया। इसके बाद मार्च 2020 तक इसमें और तेजी से गिरावट देखने को मिली और सिर्फ 27,398 लाख नोट ही सर्कुलेशन में थे। इससे इस बात की आशंका एक बार फिर से जताई जाने लगी है कि आने वाले दिनों में सरकार 2000 रुपए के नोट को बंद कर सकती है। इससे पहले SBI समेत कई बैंकों की ओर से ATM से 2000 रुपए के नोटों को हटाने के आदेश दिए गए थे। तब भी नोटों के भविष्य को लेकर आशंकाएं जताई गई थी। मार्च 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्कुलेट हो रही कुल करेंसी में 2000 रुपए के नोटों की 2.4% हिस्सेदारी है। इससे पहले 2019 में यह आंकड़ा 3% का था और मार्च 2018 में 3.3% था। साफ है कि देश में 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन साल दर साल कम होता जा रहा है। मूल्य के आधार पर बात करें तो देश में चल रही कुल करेंसी में मार्च 2020 में 2000 रुपए के नोटों की 22.6% हिस्सेदारी थी। इससे पहले 2019 में यह आंकड़ा 31.2% था और 2018 में 37.5%
13.3% था। एक तरफ 2000 रुपए के नोटों के प्रचलन में तेजी से कमी आई है, तो दूसरी तरफ 500 और 200 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ा है। 2018 के बाद से ही 2000 रुपए के नोटों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि 500 और 200 रुपए के छोटे नोटों का सर्कुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई नहीं हुई है। इसके अलावा कोई नई सप्लाई भी नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में बीते साल के मुकाबले 13.1% कम नोटों की छपाई हुई है। यही नहीं, कोरोना संकट के चलते बीते साल के मुकाबले नोटों की सप्लाई में भी 23.3% की कमी देखने को मिली है। हालांकि इस बीच 500 रुपए के नोटों की छपाई और सप्लाई दोनों में ही इजाफा हुआ है। 2019-20 में 1463 करोड़ 500 रुपए के नोटों की छपाई हुई है, जबकि 1200 करोड़ नोटों की छपाई हुई है। इससे पहले 1200 करोड़ नोटों की छपाई हुई है। इससे पहले 2018-19 में 1169 करोड़ 500 के नोट छापे गए थे और 1147 करोड़ की सप्लाई हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।